So welcome guys, केम छो एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको नॉलेज मिलती है बिना बोर हुए, बिना करते हुए। एंड यस, आई एम सो ग्लैड दैट my videos are coming so frequent to you and I am loving myself for that, no doubt. So आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रिलेटेड है SSRM से, दैट इज सेलिंग स्किल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपने पॉपकॉर्न्स उठा लो और मेरे साथ मजे से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से की स्किल्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक सक्सेसफुल या प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के लिए। मुझे एक बात बताओ, क्या आज तक आप कोई सेल्स पर्सन से मिले हो, लाइक द पर्टिकुलर एकदम जिसने एक बार में अपनी पिचिंग को बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली अडॉप्ट किया हो? ओके, नहीं मिले हो तो ऐसा कुछ गारंटीड या पर्टिकुलर नहीं होता है कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट पिच में ही सब कुछ सेल आउट कर पाएं, ठीक है। तो जो की स्किल्स और एट्रीब्यूट्स एक सक्सेसफुल पर्सन, सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी हैं रिलेटेड टू इन बैंकिंग, क्योंकि मैं आगे बैंकिंग सेक्टर में ही जाने वाली हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चंस बैंकिंग से ही रिलेटेड होंगे। तो in the competitive banking landscape, successful salesperson possess a blend of interpersonal communication and technical skills. So they are very much adept at building that rapport with and understanding the customer needs and tailoring the solutions to meet those needs. Okay, तो अगर मैं आपको बोलूँ आप कॉन्फिडेंट हो, रिसाइलेंट हो और आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आपके पास अगर प्रोडक्ट नॉलेज है, आपके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या मायने रखते हैं, व्हाट आर देयर बेसिक्स, व्हाट आर देयर रूल्स प्रोटोकॉल्स, तो तभी आप एक कस्टमर को समझा पाओगे, ठीक है। तो वो सर्विसेज क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए। कस्टमाइजेशन कैसे? अगर एक कस्टमर है उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही चाहिए या उसकी कुछ पर्टिकुलर नीड ही है, तो तभी आप अपने प्रोडक्ट में कुछ कस्टमाइजेशन कर पाओगे उसके लिए बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक क्लियर और परवेसिव कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है रैपो बिल्ड करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन निकलवाने में अपने क्लाइंट्स के थ्रू, ओके। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या हो जाएगा, आप एक रैपो बिल्ड करोगे, आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि क्या जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, ओके। जैसे कि बैंकिंग इन्वॉल्व करता है पर्सनल फाइनेंस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, आप उस बंदे के अकाउंट डिटेल्स को भी रीच आउट कर पाओगे, ओके। देन आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है अडेप्ट करने की जो चेंजेस होने वाले होंगे फाइनेंशियल लैंडस्केप में, उनके रेगुलेशंस में और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। एक डायनामिक बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है। देन आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। कोई बंदा, कोई कस्टमर आपके पास आता है कोई प्रॉब्लम लेके, ऐसा नहीं कि अच्छा ओके आई कनेक्ट टू यू, ओके आप किसी और को फिर रीच आउट कर रहे हो, नहीं, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, ओके। सेल्स पर्सन में भी ऐसे ही अडेप्टेशन होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए और उनके जो चैलेंजेस हैं, जो कस्टमर्स उनको बता रहे हैं जो कोई भी प्रॉब्लम, तो वो चैलेंज को ओपनली और एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। एथिकल कंडक्ट डेफिनेटली आता ही है। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक पैरामाउंट होता है बैंकिंग में, बहुत ही ज्यादा एथिकल बिहेवियर जरूरी है, इंटीग्रिटी जरूरी है, नॉन नेगोशिएबल ट्रेड्स जरूरी हैं एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए।
अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूँगी, जो कि है हाउ डज अ रिलेशनशिप मार्केटिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोचेस एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज बिजनेस लैंडस्केप। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इट इज़ रिलेटेड टू फॉस्टर्स, ओके। सो द रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकसेस ऑन बिल्डिंग द लॉन्ग लास्टिंग relationships like with the customers, emphasizing their trust and loyalty, okay, while on the other hand the traditional marketing is a mass outreach and the product promotion. Relationship marketing is crucial in banking as it fosters customer retention and referrals, driving the long term profitability, okay. In terms, the relationship marketing in banking sector is focused on the the long term relationships, because it emphasizes on building the relationship with the customers and also fostering the loyalty and repeat the business in the banking sector. एक प्रोडक्ट मैं एक बार बेचूंगी इसका मतलब ये नहीं है मैं फिर से नहीं बेच सकती, ओके। सो आई विल डू इट रिपीटेडली, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ पर्सनलाइजेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग द बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स help in creating a personalized experience, enhancing the customer satisfaction. The communication and engagement relationship marketing relies on ongoing communication and engagement using the tools like newsletters, social media and the personalized interactions to stay connected with the customers, okay. And on the other hand, the customer retention, unlike the traditional marketing focuses on acquiring new customers, the relationship marketing plays a strong emphasis on retaining the existing customers in highly competitive banking industry. So जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, आप हमारे कैसे कल्चर्स और ट्रेडिशनल फॉलो होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं. सो दे आर द एग्जिस्टिंग कल्चर्स विच वी फॉलो येट टुडे. ओके, बट इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी एक्चुअली ओ फॉर द न्यू कस्टमर्स. रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, हम पुराने कस्टमर्स के साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद पोटेंशियल कस्टमर्स इन अ सेल कंटेक्स्ट. अब हम वो जानेंगे कि कौन से ऐसे इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं सेल्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए. तो बेसिकली ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो वर्ड है वो क्या होते हैं, पैरामाउंट होते हैं बैंकिंग सेल्स के. Then the salespeople can build the trust by being genuine, being transparent, being demonstrating the expertise, and also they can enhance that. They can enhance the credibility by actively listening to the customer needs, asking the insightful questions, and also providing a tailored solution in which manner where the customer feels that okay he is being listened. Okay, आप अगर उसकी सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से उसकी नीड्स को पूरा करोगे. ठीक है, तो अब इनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ज्यादा आपको माइंड में रखने हैं. वो है, फर्स्ट आपको एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, जो हेल्प करेगा आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में. ठीक है, कीपिंग द क्लाइंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड द ओवरऑल मार्केट. सेकेंड पॉइंट आता है उनको एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेशन देना. एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दोगे, आप अपना इंडस्ट्री का नॉलेज शेयर करोगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे फाइनेंशियल मैटर्स जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो क्रेडिटेबिलिटी, और आप उनको रीअश्योरेंस देंगे कि नहीं उनका प्रोडक्ट सही है, लाइक इट्स गुड फॉर देम. ओके, गुड फॉर देम. देन आपका आएगा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी कैसे प्रूव करोगे उनको, आप उनके साथ ट्रस्टफुल रहो, ट्रुथफुल रहो. ठीक है, आप उनको वही प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ, पोटेंशियल रिस्क बताओ, द रियल फेस, उनको मिरर दिखाओ. ठीक है, which can foster the trust, credibility, and also it is very essential in banking sector. Moving forward, you can have the customer testimonials. Like आप शेयर कर सकते हो सक्सेस स्टोरीज प्रीवियस कस्टमर्स के या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के, जिनसे वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे. ओके, कि ये कस्टमर्स हैं जो अभी अच्छा चीज यूज कर रहे हैं आपके बैंक का. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी सेल्स पर्सन की ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाती है, ट्रस्ट बढ़ाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So next question is, what are some common challenges faced by sales professionals and what strategies they can employ to overcome these challenges? देखो, हमारी लाइफ में जो challenges हैं वो हम सब फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही फेस करते हो, वो बहुत लोग ये सब चीजें फेस करते हैं। तो इनका कुछ सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो ये होंगी दैट हमको ओवरकम करना आना चाहिए कॉमन सेल्स चैलेंजेस को। सेल्स पर्सन जो होते हैं वो जैसे रिजेक्शंस को हैंडल करते हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, टाइट कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीजों को ओवरकम करना आना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए, रिसाइलेंस डेवलप करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, इफेक्टिव नेगोशिएशन टेक्निक्स उनको समझ में आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए उन सब चीजों में, और उनको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज, और उनको सेल्स की स्ट्रैटेजीज को भी सेल्स की स्ट्रैटेजीज में भी खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ये कौन सी सेल्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट होता है मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स एंड the economic changes to proactively address the client and also concern during their uncertain times. Okay, रेगुलेटरी चेंजेस जो बेसिक चेंजेस होते हैं ट्रेनिंग और स्टेइंग में, जो कि अपडेटेड रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, उनसे इंश्योर कीजिए कि कंप्लायंस और हेल्प उनको हेल्प होगी ताकि वो नेविगेट कर पाए अपने बैंकिंग लॉस को। ठीक है, थर्ड आएगा कंपटीशन। अरे अब कंपटीशन को कैसे करोगे? आप फोकस करो अपनी डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, ऑफर करो उनको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस, उनको उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करो, एंड आपको इन सब चीजों को करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही स्टैंड आउट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट आता है कस्टमर का रेजिस्टेंस। अब कस्टमर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो क्यों मना कर रहा है, आपको एड्रेस करना पड़ेगा उनका कंसर्न। कैसे एड्रेस करोगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन से उनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे अपने बैंकिंग प्रोडक्ट की वैल्यू। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक वो समझ ही नहीं पाएंगे। जिस दिन उन्होंने समझ लिया कि उस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, उस दिन वो प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। दे विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ, और उसी रिलेशनशिप के थ्रू रैपो बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड दे विल नॉट ऑब्जेक्ट यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पैक्ट अ सेल्स पर्सन सक्सेस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस? एक बात बताओ, हमारे घर में ये चीज बोली जाती है ना कि अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं हर जगह हेल्प करता है। बिकॉज हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज प्रोबेबली होती भी है। सो बेसिकली ये इम्पैक्ट कैसे करता है सेल्स पर्सन को? क्योंकि क्या होता है, अगर आप बैंकिंग की सेल्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो इससे क्या दिखता है कि आप एंथुजियास्टिक हो, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है, पर्सिस्टेंस है, और आपके अंदर एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लिए। जैसे आप अगर मेरा अभी ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप मेरे से अट्रैक्टेड हो इन अ वे कि हाँ, दिस पर्सन इज टेलिंग मी द राइट थिंग, दिस पर्सन इज टेलिंग मी, गिविंग मी नॉलेज। ओके, तो ये क्या होता है, ये इट फॉस्टर्स a positive sales environment and also it enhances the customer interactions and increasing the likelihood of closing deals। क्या होगा कि अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, लोग आपसे बोलेंगे यार अच्छा बंदा है, सही चीज ही बताएगा, चलो ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत ही प्यारा इंपैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स पे, और आपके वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स रहेंगे। तो आपके लिए आपको इस करना क्या है, इंपैक्ट क्या क्या हो जाता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगी। फर्स्ट तो इंक्रीज रिजाइलेंस हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करता है सेल्स पर्सन को बाउंस बैक करने का रिजेक्शन से। मैंने आपको मना किया, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, चलो ठीक है, नहीं हुआ अगले कस्टमर को देख लेंगे, एंड आपको सेटबैक्स देगा, वो आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा अपने मोटिवेशन को और फोकस को। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि आप इनहैंस हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैटर में। आप कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर वो एबिलिटी रहेगी, एक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा कि आप अप्रोच कर पाओगे चैलेंजेस को, वो भी एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन की तरह, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट की तरह। क्या करोगे, आप क्रिएटिव वेज निकालोगे उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कस्टमर इंटरेक्शन में आप इंप्रूव हो जाओगे। एक
एक पॉजिटिव बंदे से ना हर कोई बात करना चाहता है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि नेगेटिव बंदे से मैं बात करूं, बिकॉज वी फील दैट नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। ओके, नेक्स्ट इज कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा क्या क्रिएट कर देगा, एक इंजॉयबल कस्टमर इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बेटर रिलेशनशिप्स, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब उस बंदे को फील होगा। दैट्स व्हाई वो आपके पास फिर से आना चाहेगा, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि what are some common negative attitudes or behaviors that can hinder a salesperson success and how can they be overcome? Okay, तो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का कुछ फायदा है तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो क्या है, क्या अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करोगे तो एक सेल्स में आपको चैलेंजिंग सिचुएशन भी आएगी। तो in the face of rejection or challenges, salesperson can maintain positively by focusing on long-term goals, learning from the setbacks and practicing self-compassion. They should also seek support from the mentors or their colleagues. They will definitely help you. इसका मतलब ये है कि वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ही आपको चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, माइंडसेट का शिफ्ट होना, देखो फोकस करो लर्निंग पे, चैलेंजेस रादर देन व्यूइंग देम एज अ फेलियर, आप उन चैलेंजेस से लर्न करो, फेलियर से लर्न करो, ठीक है। आपको क्या होगा, एक ग्रोथ माइंडसेट मिलेगा, वो प्रमोट करेगा उन सब चीजों को, ठीक है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, आप रेगुलरली एक्सेस कर पाओगे और खुद के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर पाओगे, फॉस्टर कर पाओगे अपना खुद का पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन। ओके, सो सपोर्टिव नेटवर्क्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गाइडेंस देखो अपने मेंटर्स से, कलीग से, एक पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क बनाओ जो आपको जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और इनसाइट्स शेयर करेंगे, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहना ही होगा। लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सो इससे क्या होगा, आप चैलेंजेस में भी इम्ब्रेस करोगे खुद को, अपॉर्चुनिटीज की तरह लोगे उसको, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ग्रोथ होगी आपकी, आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मिल जाएगा लर्निंग प्रोसेस का भी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ can a salesperson attitude influence their ability and to build rapport and establish trust with the potential customers? अब potential customers कौन होते हैं वो पता लगाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सेल्स पर्सन का एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके रैपो पे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो हम अभी जानेंगे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिग्नल देता है किसका, एंथुजियाज्म का, कॉन्फिडेंस का, जेन्युइन केयर का कस्टमर्स के लिए, और क्या करता है, इट फॉस्टर्स द रैपो एंड द ट्रस्ट एंड encourage the customers to open up, okay, about their needs, making the sales process more effective. अब इफेक्टिव सेल्स सिर्फ इससे नहीं होता कि भाई हम सामने वाले को बस बेच रहे हैं, नहीं, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग भी हम उसका प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। इफेक्टिव सेलिंग वही होती है, ठीक है। अब इसके भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ऑथेंसिटी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जेन्युइन तब लगता है जब वो ऑथेंसिटी कंट्रीब्यूट करता है। वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाता है कस्टमर्स के लिए अपने सेल्स पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए। सेकेंड होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफन इट ट्रांसलेट्स इनटू द कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल इन गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर। एम्पैथी होना चाहिए। अ पॉजिटिव एटीट्यूड कंबाइंड विथ एम्पैथी creates a positive and understanding environment, it fostering the stronger relationships। आया समझ में कि कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कस्टमर्स और हम कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज सेल्फ कॉन्फिडेंस प्ले इन द सेल्स प्रोसेस, हाउ कैन सेल्स पीपल डेवलप एंड एनहांस देयर कॉन्फिडेंस। अब भाई कॉन्फिडेंस तो एक खुद का एक पर्सनल प्रोसेस है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बैंकिंग की सेल्स में ट्रांसलेट करता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीव में in one's ability and the product or services which have been offered। मैं अगर एक कॉन्फिडेंस से आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, तभी ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, राइट। So it enhances the communication, pervasiveness and also the ability to handle the objections very effectively और very कामली और पीसफुली। ओके, तो इसके कुछ रोल हैं जो कि हैं, जैसे कि हमें क्लाइंट पे ट्रस्ट करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंस्टिल्स द ट्रस्ट इन द क्लाइंट्स एंड ऑल्सो अश्योर्स देम दैट द सेल्स पर्सन इज नॉलेजेबल एंड केपेबल।
You believe me that I am knowledgeable and capable. That's why you're here sitting and listening to me, looking out to my videos, right? So second point is handling the rejections. Handling rejections कैसे? A confident salesperson is better equipped with handling the rejections, viewing that it is a part of the process or rather than the personal failure. उसको failure के लेके तरफ बैठना नहीं है, उसको आगे अपना एक challenge समझना है और आगे आपको failure से सीखना है. ओके, द थर्ड पॉइंट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So confidence enhances the communication skills also. I am right now confident, that's why I am talking to you in a so particular and a appropriate manner, right? So it enables the salesperson to express their ideas more clearly and also more persuasively. ठीक है. अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर बंदा कॉन्फिडेंटली एक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे छोड़ रहा है तो एक परसेप्शन होता है सेल्स पर्सन का कि वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर पाएगा, उसके क्लाइंट्स उसको फॉलो कर पाएंगे, उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो कर पाएंगे. तो यही प्रोसेस होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या रोल है सेल्स में. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ सेल्स पर्सन एटीट्यूड towards their product or services affect their ability to effectively sell its customers. अगर मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं अपनी चीजें और प्रॉपरली सेल आउट कर पाऊंगी, राइट? तो इम्पैक्ट क्या होता है सेल्स पर्सन का? तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट या फिर सर्विस मेक्स द सेल पर्सन अ वेरी जेन्युइन एडवोकेट. ओके, मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में पता है एंड आई नो अबाउट इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो मैं आपको उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, राइट? So it allows them to convey the benefits with enthusiasm and the conviction. So if it also enhances the trust and the likelihood of a successful sale. Okay, तो अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, moving forward, it should have the passion and the conviction which would help the product or service to be contagious, and also it making the clients more likely to believe in that benefits which the product is availing to them. Okay, moving forward, we have to keep the effective communication. We have to believe that the product or service will help the salesperson communicates its value more proposition more convincingly, right? अगर कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत लिया भाई मैंने, तो दुनिया गई भाड़ में, मैं अश्योर कर दूंगी उनको कि ये उनके लिए बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है इन दैट सिनेरियो. Next question is, what are some common negative attitudes or behavior that can hinder a salesperson's success and how can they overcome it? So simply negative attitude या फिर जो behavior होता है वो help करता है सेल्स की सक्सेस में हिंडर करने में. तो नेगेटिव एटीट्यूड जैसे कि एरोगेंस, कंप्लेंसी और द फियर ऑफ रिजेक्शन कैन हिंडर द सेल्स. ओके, सेल्स की सक्सेस को हिंडर कर सकता है. तो टू ओवरकम दी, सेल्स पीपल शुड प्रैक्टिस द सेल्फ अवेयरनेस, दे शुड सीक फॉर फीडबैक एंड ऑल्सो दे शुड कीप अ माइंडसेट ऑफ कीपिंग द ग्रोइंग स्टेज ऑफ लाइफ. ओके, ऐसा नहीं कि अगर कुछ फेलियर आ गया तो बस अब वो रोने धोने बैठ गए उस चीज को लेके. नहीं, आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ग्रोथ का माइंडसेट रख के आगे बढ़ना है. ठीक है, अगर ये रखोगे तो सेल्स आपके हाथ में है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक ओनली आई वुड लाइक टू कवर अप दैट अगर आपके में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे? इनसिक्योरिटीज को एड्रेस कर पाओगे ट्रेनिंग के टाइम पे. सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, जिससे आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट? नेक्स्ट, रिजेक्शन का जो फियर होता है वो क्या करता है? हम लिटरली शिफ्ट हो जाते हैं फोकस करने से, फियर से लर्निंग पे फोकस करना चाहिए. हमें डर को छोड़ के हमें उस चीज को से सीखना चाहिए कि आगे क्या होगा, अरे अब तो मुझसे नहीं होगा. नहीं, हमें सीखना है कि ये क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम थी मुझ में, अब मैं ये सॉल्व आउट करूंगा. ठीक है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हर एक रिजेक्शन के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है इंप्रूवमेंट की. वो इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है और हमें अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना है. ठीक है, कंप्लेंसी का बहुत ही सिंपल है कि हमें अपनी ग्रोथ माइंडसेट को और एनहांस करना है. हमें कंटिन्यूसली एक सीकिंग वेज ढूंढने हैं ताकि हम इंप्रूव हो सकें, हम अडेप्टेबल हो सके, रैपिडली हमारे में चेंजिंग जो बैंकिंग का एनवायरनमेंट है हम उसको अडेप्ट कर सकें. मूविंग फॉरवर्ड, जो हमें है ना अपनी खुद की सेल्फ केयर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट
करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम एक पॉजिटिव और रिसाइलेंट एटीट्यूड दे सके और हम उन चैलेंजेस को फेस कर सके. Now we are going to discuss what are the key stages involved in the selling processes. तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो की स्टेजेस होती हैं सेलिंग प्रोसेस की, वो इन्वॉल्व करती हैं प्रोस्पेक्ट करना, क्वालिफाई करना, नीड्स को एनालाइज करना, प्रेजेंटेशन, देन द हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, closing and the follow-up. So each stage requires a very careful planning and also the execution and the adaptation to customer needs. Okay, according to that the sales has been done. So first I would like to explain the prospecting. तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को. हमें लीड जो बैंकिंग सेक्टर से मिलती हैं वो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को समझ के हमें पता लगाना होता है कि अच्छा ये कस्टमर is willing to buy our product or he or she is the potential customer for it. अब वो कैसे करोगे भाई, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड आप कॉल करोगे उनको, तो आप फर्स्ट कॉल पे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट कस्टमर इज योर पोटेंशियल कस्टमर और नॉट. सिंपली यू कैन आस्क दैट फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज इंटरेस्टेड इन द लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस. बेसिकली वी कैन टेक द हेल्थ इंश्योरेंस. So you can ask the annual CTC, you can ask that who is the person who wants to take the health insurance, and also you can ask for any other source of income in the home, and you can ask some basic amenities like is anyone facing some medical conditions prior from taking the health insurance, and other questions. So this can give you a clear view that okay, this customer can buy or not buy the health insurance. Second is the qualification, which will include in these questions only. You can assess the stability of leads by determining their financial goals, their capacity and their willingness to engage in banking services. Okay, थर्ड आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, अपने फीचर्स बताओगे उस हेल्थ इंश्योरेंस के, आप उन बेनिफिट्स के बारे में बात करोगे जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विस टेलर करता है उस कस्टमर की नीड को, राइट. उसके बाद आप ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग कैसे करोगे, अगर वो बाय चांस आपको मना कर देता है, आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस करोगे कि क्यों मना किया, कुछ तो पॉइंट होगा, राइट. सो आप उनको एड्रेस करोगे, ऑब्जेक्शंस जो कस्टमर रेज करेगा. उसके बाद आप उनको प्रोवाइड करोगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव जो उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें चाहिए. ठीक है. क्लोजिंग कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सेल को फाइनलाइज करोगे. अगर वो हाँ बोल देता है तो कस्टमर को गाइड करोगे कुछ नेसेसरी स्टेप्स के लिए, फिर आप उनका ट्रांजैक्शन क्या करोगे, कंप्लीट करोगे. देन यू कम्स अप फॉर द फॉलो अप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना कस्टमर रखना है तो प्लीज आप फॉलो अप रखिएगा. फॉलो अप नहीं लोगे, कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आप आगे उसके साथ वर्किंग डील नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो आपको पोस्ट सेल ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है. दिस इज कॉल्ड द पोस्ट सेल कम्युनिकेशन. इससे क्या होता है, आप इंश्योर कर सकते हो कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो यू कैन एड्रेस देयर एडिशनल नीड्स. ओके. So the next question is, how does a salesperson effectively identify and qualify the potential leads during the selling process? मैंने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, बट मैं इस चीज को और ज्यादा आइडेंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सो लीड आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स द फाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एंड ऑल्सो while the qualification involves accessing their needs, and you can say that you can fit for the products or services. So sales people in the banking use the data analysis, industry knowledge and also the networking to satisfy or to identify the qualify customers or the potential customers effectively. इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज है. तो आपको इसमें यूज करनी पड़ेंगी कुछ स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट होगा टारगेटेड मार्केटिंग. टारगेटेड मार्केटिंग क्या होता है, मैंने आपको अपने किसी एक वीडियो में, हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो में STP समझाया है, जिसमें हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग समझा है, जिसमें आप टारगेटेड मार्केटिंग का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हो. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना है उस डेटा को, एनालाइज करना है अपने पोटेंशियल लीड्स को या पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट. ठीक है. आप मैच कर सकते हो कि ये जो डेमोग्राफिक्स है और जो ये प्रेफरेंसेस हैं वो आपके कस्टमर के बेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है. सेकेंड आता है एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज.
Engagement strategies involves the implement strategies such as the content marketing, or you can say the social media engagement, and to attract and qualify the potential needs. अब जैसे मैं जाके RM बनूंगी, मैं अगर पोस्ट कर दूं कि now I am an RM of Axis Bank, so people will come up to me for any of the concern, so I can generate my customer leads through social media or any other platform. Okay. Then it comes to lead scoring. What is lead scoring? So it is like we have to develop a system to prioritize the leads based on the sales team and also the customers to refine the lead qualification. Okay, lead qualification criteria, right? After that you can say that what is the feedback loop. Feedback loop is that आप देखते हो factors, देखते हो interest level, देखते हो financial capacity, देखते हो responsiveness, देखोगे customers का, right? Now moving forward to the next question, which I would like to say is, what role does effective needs analysis play in the selling process and how can sales people uncover these customer needs? बहुत सिंपल है. अगर जो नीड के एनालिसिस होती है सेल्स में, उसका रोल क्या होता है? तो इफेक्टिव नीड्स एनालिसिस इन्वॉल्व्स द अनकवरिंग ऑफ द कस्टमर स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स, राइट? तो गोल्स, उनके पिन पॉइंट्स. तो सेल्स पीपल यूज दिस एक्टिव लिसनिंग. आप सुनो ना उनको, आप उनकी नीड्स को समझोगे, तभी जाके आप उनको कुछ बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर पाओगे, राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो उनसे, एंड द एम्पैथी टू अनकवर दीज नीड्स एंड टेलर द सॉल्यूशंस वेरी मच अकॉर्डिंगली. अगर आप उनकी सॉल्यूशंस को टेलर करोगे, तभी जाके वो आपको नीड्स को अपना समझा पाएंगे, राइट? नेक्स्ट इन दिस आई वुड लाइक टू पुट अप सम पॉइंट्स, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर गोल्स. मैंने अभी आपको वही बोला, आप सुनोगे तब जाके उनके गोल्स को समझ पाओगे, उनके अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा रिलेट कर पाओगे. अगर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आपके लिए, क्योंकि आप उनको गलत प्रोडक्ट दे दोगे एंड फिर वो आप ही को आके बोलेंगे, ठीक है? कस्टमाइजेशन दो, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करो. आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की उनका ध्यान रखो, और इससे क्या होगा, आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इनहांस कर रहे हो, राइट? ठीक है. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, राइट? जब तक प्रॉब्लम समझोगे नहीं तो सोल्यूशन तो कहीं से नहीं दे पाओगे, राइट? तो आपको उस पोजीशन पे आना है कि आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स के सारे सोल्यूशंस आपके माइंड अप में होने चाहिए हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म में आपको बिल्डिंग करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रैपो बिल्ड करना है उनके साथ, एक एनालिसिस सेट करना है अपनी फाउंडेशन का, और आपको कस्टमर को फील ये कराना चाहिए कि उन्हें भी समझा जा रहा है, उन्हें भी वैल्यू किया जा रहा है. तो दिस वॉज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? मैंने बहुत बोला कि एक्टिव लिसनिंग करो, एक्टिव लिसनिंग करो. अब एक्टिव लिसनिंग होता क्या है? So how can active listening skills enhance a salesperson ability to understand the customer needs and provide the tailored solution? कैसे active listening हमें एक enhance customer understanding में help करता है? तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग फुल अटेंशन. जैसे मैं अभी आपको फुल अटेंशन दे रही हूँ, मैं सब आपको बोल रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं आप भी मुझे सुन ही रहे हैं, फुल अटेंशन से सुन रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत आगे काम आने वाली हूँ, ठीक है? तो हमें क्लैरिफाई करना है क्वेश्चंस, हमें पैराफ्रेजिंग करनी है, ये इंश्योर करने के लिए कि हम उनके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं और एक्चुअली में उन्हें समझ भी रहे हैं, राइट? So it allows the sales people to grasp the customer needs accurately and also provide the tailored solutions, fostering the trust and customer satisfaction. ठीक है? In detail, I would like to tell about this is that active listening is a part of a very concise listening, because it really needs a proper focus, because you have to hear the customer understanding, you have to build the trust, you have to do the effective communication in between that, and you have to give the tailored solution for them. ठीक है? तो अगर एक्टिव लिसनिंग आप कर रहे हो, आपको फुल कंप्रहेंडिंग कस्टमर कंसेंट्स होने चाहिए, आपको अलाउ करना चाहिए, एक्यूरेट और रेलेवेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए. आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो ताकि कस्टमर की फीलिंग्स को हर्ट हो. आफ्टर दैट आपको कस्टमर की के माइंडसेट में अपने लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक रैपो बिल्ड करना है, जिसमें क्या होगा कि कस्टमर्स अपने ओपिनियंस देंगे और उनको ये फील होना चाहिए कि उनके ओपिनियंस भी वैल्यू हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, सेल्स पर्सन में ट्रस्ट बिल्ड होगा. आफ्टर दैट आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो करना ही है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कीजिए, आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ लीड होना है. टेलर्ड सोल्यूशन आप बिल्कुल देंगे अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को एक्चुअली में समझ रहे हो कि क्या दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप उनको टेलर्ड सोल्यूशन दोगे. मूविंग फॉरवर्ड विद दिस टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज,
what role does the empathy play in sales and how can a sales people develop and demonstrate the empathy towards its customers? तो भाई देखो, what is empathy? Empathy आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बस उसको बैंकिंग के टर्म में समझाऊंगी कि क्या नीड है, क्या रोल है एम्पैथी का सेल्स में। ओके, तो एम्पैथी इन बैंकिंग सेल इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो द रिलेटिंग टू द कस्टमर फाइनेंशियल कंसर्न्स, ठीक है, फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल चैलेंजेस उनको जो वो फेस कर रहे हैं, वो है एम्पैथी, वो समझना, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक पुटिंग द, कहते हैं ना, मेरे जूतों में पैर डाल के देखो, वही चीज है, पुटिंग योर लेग्स इन माई शूज। ओके, इट अलाउज द सेल्स पीपल टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स ऑन अ वेरी डीपर लेवल, राइट। अगर मैं एम्पैथेटिक हूं तो मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझूंगी, राइट, मैं खुद को उस प्रॉब्लम में डाल के आपको सोल्यूशन दूंगी। तो एज अ RM आई वुड रियली लव टू डू दैट, एंड मैं उसी की वजह से मैं आपके साथ एक रैपो बिल्ड कर लूंगी, मैं आपको टेलर्ड रिस्पॉन्स दूंगी और जेन्युइनली मैं आपकी नीड्स को एड्रेस कर पाऊंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सेल्स करना। और साथ ही साथ में मैं कस्टमर का पर्सपेक्टिव समझ पा रही हूँ, मैं कस्टमर को उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रही हूँ, मैं इन्हांस कर पा रही हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ, राइट। मैं रैपो भी बिल्ड कर रही हूँ, मैं एक पॉजिटिव और एक इमोशनल कनेक्शन शो कर रही हूँ कस्टमर को कि नो, आई understand what is your problem. So this will strengthen my relationship with the customer as a salesperson, and conflict भी मैं resolve करने की कोशिश करूंगी, मैं अपना genuine concern दिखाऊंगी, मैं customer की feelings को समझूंगी, and obviously I'll love to work collaboratively towards a problem to give a solution. After that, कस्टमर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सेटिस्फैक्शन गेन करूं। अगर मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, डजंट मीन्स दैट आई एम डूइंग माई सेल्स। ओके, आई एम नॉट गिविंग हिम द नीड अकॉर्डिंग टू हिज नीड, सो आई हैव टू गिव हिम द प्रॉपर सेटिस्फैक्शन। ओके, ओवरऑल द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट probably depends on the loyalty, and also it is a repeat business in the banking sector. So guys, that was it from my side, and I hope these 15 questions will give you a very brief introduction about how few things in sales play a very vital and a crucial role, and sales is yet important because if you are a salesperson, this video is for you guys. So thank you for listening me so calmly. Please do like, share and subscribe to my channel. Toodles, bye.